हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने करी है, उसी तरह का लगभग सोल्यूशन है। बताता हूँ पहले क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें जेड होता है। तो जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशंस भी कहा जाता है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये होमोजीनियस इक्वेशंस भी होती हैं। इनको होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इनके हर डेरिवेटिव, इस इक्वेशन में हर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वो समान होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए सबका एन ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वेशन दिखाता हूँ, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ये डेरिवेटिव डी की पावर n। डी का मतलब क्या है स्टूडेंट? डी का मतलब है डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस कांस्टेंट कोफिशिएंट a1 डी की पावर n माइनस वन डी डैश। डी डैश का मतलब है डेल अपॉन में डेल वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे डी की पावर n माइनस वन और डी डैश की पावर 1 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर दोनों की पावर ऐड करूँगा n माइनस वन प्लस वन तो कितना हो जाएगा? n प्लस अनदर कोफिशिएंट डी की पावर n माइनस टू डी डैश की पावर 2। अब स्टूडेंट n माइनस टू प्लस टू करेंगे तो वापस से कितना आ रहा है? n आ रहा है। मतलब यहाँ पे पूरी इक्वेशन कहीं तक भी लिखें जो है हर डेरिवेटिव का पावर क्या आएगा? इक्वल आएगा, दैट इज n आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, d का मतलब है डेल बाय डेल एक्स, डी डैश का मतलब है डेल बाय डेल वाई। अगर डी स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से डी डैश स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई 2। और यहाँ पे एक और याद रखना है आपको, डी डैश हो या डी डैश डी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है डेल 2 अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। तो ये इस तरीके की मेरी इक्वेशन है। यहाँ पे आप डी की जगह पुट करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी अलग तरीके से दिखने लगेगी, पर आप ऐसे देखें तो ज़्यादा बेटर है, आपको याद भी रहेगा। तो बेसिकली ये मेरी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। होमोजीनियस बोलते हैं क्योंकि हर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? समान है, n है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी हो। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट्स में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी निकाला था, यहाँ पे भी निकालना है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएंगे सॉल्यूशन में। CF निकालते हैं और PI निकालते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है वो Z इज इक्वल टू CF प्लस PI होता है। तो स्टूडेंट बिना देर करे हम क्वेश्चंस लेंगे और मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से लूँगा मैं कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक पर्टिकुलर केस होगा। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरीके से भी लिखी हो सकती है, r प्लस 3s प्लस 2t। अब आप देख सकते हैं डी स्क्वायर की जगह r लिखा हुआ है, डी डैश की जगह s लिख रहे हैं, और डी स्क्वायर डैश की जगह t लिख देते हैं। इक्वल टू में स्टूडेंट देखने लायक बात होगी, इक्वल टू में क्या है? तो अभी इक्वल टू में आप याद रखें एक्स प्लस वाई, सिर्फ वेरिएबल है एक्स प्लस वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें इक्वल टू में सिर्फ एक्स या वाई हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, एक्स इंटू वाई हो, ऐसे कुछ भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो CF तो खैर कैसा भी केस हो सभी में निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैं जहाँ भी D होगा वहाँ पे m पुट कर दूंगा, बाकी D डैश वगैरह किसी को नहीं दूंगा। D की जगह m पुट करूँगा, m स्क्वायर 3 एज इट इज़, D की जगह m डैश को 1 मान लेते हैं, फिर ये 2 और इक्वल टू 0। इस तरीके से इसकी हमने क्या करा? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली। अब स्टूडेंट मुझे इसके फैक्टर्स करना है, तो वो फैक्टर्स करना ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फैक्टर करना तो आता ही होगा, आपके सामने फिर भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से m कॉमन आएगा, यहाँ से m कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा m प्लस 2। और स्टूडेंट यहाँ कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे m प्लस 2 और ये इक्वल टू 0। दोनों के पास m प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, m प्लस 2। तो अगर m प्लस 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर यहाँ पे m प्लस 2 जाएगा, तो इसके पास बचेगा m और यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो -2, -1, ये तो क्या आ गया स्टूडेंट्स के फैक्टर्स आ गए। तो स्टूडेंट एक बार हमारे पास जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने रूट्स निकाल लिए। तो CF जो जनरल CF है मैंने आपके सामने लिख दिया है, phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x प्लस phi3 y प्लस m3x प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कितनी बार phi1 चलेंगे? जितने रूट्स की इक्वेशन के रूट्स आएंगे। अभी कितने रूट्स आए? 2 रूट्स। तो ये कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। m1 का काम आप मान लो 2 कर रहा है, m2 का काम जो है वो m1s1 कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन, इसका जो CF है वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट आप देख लें। phi1 y प्लस m1 मैंने इसको मान लिया है, तो -2 आ जाएगा, x प्लस phi2 y प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -1, तो -1x। तीसरा रूट है नहीं तो यहाँ इसको ऑब्सोल्यूट करते हैं। तो इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे, माइनस अगर निकल के बाहर आएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? ये CF जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, phi1 y माइनस 2x प्लस phi2 y माइनस एक्स। तो ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 आ गया। CF निकालना तो हर केस में इक्वल टू में कुछ भी लिखा हो सेम ही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और रिपीट कर देना चाहता हूँ, सॉरी बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए रूट रिपीटेटिव हो गए, मतलब मान लो ये भी -2 और दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, तो उस केस में जो जनरल सोल्यूशन है phi प्लस m1x
2 प्लस ये भी m1 हो जाएगा क्योंकि सारे रूट्स बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप m लिख सकते हैं जनरली, y प्लस m1x, y प्लस m1x, y प्लस m1x। बस यहाँ पे याद रखें जो 2 के साथ x आ जाएगा, 3 के साथ x स्क्वायर आ जाएगा, 4 के साथ x, कब जब रूट्स आपके इक्वल आ जाए। तो इक्वेशन का सोल्यूशन इस तरीके से लिखना, तो वो मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप देख लेना। अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिसमें रूट्स इक्वल आए तो आप याद रखना m1 और m2 और m3 की जगह सब जगह आपको m रखना है, और 2 के साथ x करना है, 3 के साथ x स्क्वायर, और फिर 4 के साथ x क्यूब करना है आपको। तो ये हमने CF निकाल लिया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो भी इक्वेशन दे रखी है इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे PI निकालने के लिए। तो हमें इक्वेशन जो दे रखी है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 1 में जो भी इक्वेशन है d स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और जो इक्वल टू में लिखा है राइट हैंड साइड में उसको साथ में लिख देंगे x प्लस वाई, जो भी लिखा है। तो ये तरीका होता है स्टूडेंट PI लिखने का। आपने अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, C1 प्लस C2 e की पावर m1x e की पावर m2x, इस तरीके से CF लिखते थे। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 5 1 5 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, वहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता था x। तो तरीका कुछ वही है, बस यहाँ पे फंक्शन के रूप में लिखते हैं और वहाँ पे कांस्टेंट के रूप में लिखते थे, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसे लिखते थे C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, ऐसे लिखते थे। कब? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, इसमें क्योंकि दो फंक्शन है इसलिए x में सोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, y प्लस m1x लिख रहे हैं, y प्लस m2x लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, और फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं, कांस्टेंट के रूप में नहीं लिख रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, आपको इतना याद रखना है कि इसको आपको बाइनोमियल थ्योरम से करना है। बाइनोमियल थ्योरम से जब भी आपको इस तरफ राइट हैंड साइड में जब भी x y दिखें सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ और x और y, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर हो, x प्लस y हो, x प्लस y का होल स्क्वायर, इस तरीके से, तो आपको हमेशा बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए हमेशा आसान होगा, ये बात ध्यान रखें आप। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमको क्या करना होगा, हम क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को याद रखना, यहाँ पे जो भी होगा इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डी क्यूब होगा तो डी क्यूब से करेंगे, डी फोर होगा तो डी से 4 से करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं, 1 में स्टूडेंट्स ये डी स्क्वायर को तो मैं बाहर ही रखता हूँ, और जो डिनोमिनेटर में इसको अगर मैं अंदर लेके आऊँगा तो डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3d अपॉन में डी स्क्वायर, यानी कि डी डैश अपॉन में डी बचेगा। फिर ये डी स्क्वायर को इसके नीचे ले जाऊँगा तो क्या होगा डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। बाकी x प्लस वाई ऐसा का ऐसा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने डी स्क्वायर इस इक्वेशन से कॉमन ले लिया, जो आपको उचित लगे समझने में। मैंने आसान तरीका बता दिया जो समझाने में आसान होता है। मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो भी उसको आप कॉमन ले सकते हैं या फिर इससे डिवाइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ से हम। अब स्टूडेंट्स ये बाइनोमियल के फॉर्म में आ गया। मैं बाइनोमियल थ्योरम आपके लिए लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये बाइनोमियल थ्योरम आपको याद रखना है, बहुत मामूली सा थ्योरम है। जब भी 1 प्लस 1 बाय ए की पावर n होगी, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना तो आता है, पर उससे ज़्यादा पावर हो तो कैसे खोलते हैं, तो याद रखना 1 प्लस n अपॉन में फैक्टोरियल 1, ये जो n है ये पावर है, प्लस इंटू 1 अपॉन में a यह, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 1 बाय a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 1 अपॉन में a की पावर 3, और आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट, जितनी पावर होगी उतना आगे बढ़ते जाऊँगा। n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 4 1 अपॉन में a की पावर 4, ऐसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं इसको इसी फॉर्म में लेकर आने वाला हूँ। यहाँ तक तो मेरा काम आ गया, 1 का काम तो हो गया, ये a का काम ये कर रहा है, ये जो पूरी टर्म है ये मेरा a का काम करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा a का काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाता हूँ, न्यूमरेटर में ले जाता हूँ। देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में ले जाने के बाद पी आई इज इक्वल टू ये 1 बाई डी स्क्वायर तो अपनी जगह एज इट इज़, इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाऊँगा तो 1 प्लस 3d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, x प्लस वाई अपना एज इट इज़। ये जो पूरी टर्म है ये a का काम करेगी, तो 1 प्लस 1 बाय a की पावर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अकॉर्डिंग, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा, ये 1 बाय डी स्क्वायर में बाहर कर देता हूँ और बाइनोमियल थ्योरम से लगाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले 1, फिर स्टूडेंट प्लस n का काम कर रहा है -1 अपॉन में फैक्टोरियल 1, और a का काम, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा पूरा ये है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 3d डैश अपॉन में d प्लस d डैश का स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है, प्लस है n माइनस 1, तो n का काम -1 -1
-1। ठीक है स्टूडेंट, ये लगा दिया हमने यहाँ पे अपॉन में फैक्टोरियल 2 और इसका होल स्क्वायर 3d डैश अपॉन में d 2d डैश का स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहीं तक हमारा काम होने वाला है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल है x और y उसकी पावर 1 ही है। मतलब इसका मतलब है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डेल बाय डेल वाई करना है। इसका मतलब है डेल बाय डेल वाई को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे तो y की पावर 1 ही, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद कांस्टेंट आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हम इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहीं तक की टर्म लेता हूँ, यहाँ की टर्म मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ डिफरेंशिएट करने पे, आपको और मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 1 बाय डी स्क्वायर 1 प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, अंदर क्या आएगा 3d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, और x प्लस वाई बाइनोमियल का बचा हुआ एक्सपांशन में ऑब्सोल्यूट कर देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ कि नहीं है क्योंकि मेरे x और y की पावर 1 ही है। इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 बाय स्टूडेंट डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस लगाता हूँ मैं। एक्स प्लस वाई को अगर मैं 3d डैश अपॉन में d में मल्टीप्लाई करूँगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से आगे आएगा 2d डैश स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, इसमें एक्स प्लस वाई का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स की डी डैश का मतलब क्या होता है डेल बाय डेल वाई, डी डैश स्क्वायर का मतलब क्या होता है डेल बाय डेल 2 अपॉन में डेल वाई 2। तो हम बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, 1 बाय डी स्क्वायर ये एक्स प्लस वाई मेरा एज इट इज़ रहेगा माइनस 3 बाय डी को एज इट इज़ लिखता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में नीचे के डी स्क्वायर को ऐसा कैसा लिखता हूँ, डी डैश स्क्वायर को डेल 2 अपॉन में डेल वाई 2 लिखता हूँ, किसके लिए एक्स प्लस वाई के लिए, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, 1 बाय डी स्क्वायर एज इट इज़ एक्स प्लस वाई माइनस 3 बाय डी एज इट इज़। इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। 2 बाय डी स्क्वायर स्टूडेंट एज इट इज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका तो 0 हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई का अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आगे की टर्म क्या एब्सोल्यूट करी थी बाइनोमियल थ्योरम में, क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर 1 थी। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको पूरे इत्मीनान से समझाया। अब कुछ नहीं करना है, ये डी स्क्वायर को ले आके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट। तो ये तो हट के आएगा, ये डी स्क्वायर अंदर जाएगा तो एक्स प्लस वाई ये एज इट इज़, इसके साथ में 1 बाय डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा डी क्यूब, और ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास इतना ही बचा स्टूडेंट। 1 बाय डी का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, 1 बाय डी स्क्वायर का मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन। तो 3 बार है तो 3 बार इंटीग्रेट करना होगा, तो हम वही काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं 2 बार इंटीग्रेट करने वाला हूँ x प्लस वाई को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स, इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, माइनस यहाँ पे तो 1 ही था तो 3 को बाहर कर देता हूँ। कितनी बार इंटीग्रेट करूँगा, 3 बार इंटीग्रेट करूँगा। किसका करूँगा, 1 के रिस्पेक्ट में। इस डी का मतलब भी डेल बाय डेल एक्स, तो ठीक है ना। यहाँ पे 2 पावर और यहाँ पे इसकी पावर 3 कर देते हैं। तो स्टूडेंट मैं डिफरेंस इंटीग्रेट करता हूँ, उसको पहली बार इंटीग्रेट करूँगा तो x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, y का इंटीग्रेशन करूँगा तो yx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो पहला इंटीग्रेशन हो गया। एक इंटीग्रेशन और करना है dx के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें तो बहुत ही आसान है। पहले इंटीग्रेशन कांस्टेंट का करेंगे तो x आएगा, फिर उसके बाद x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, उसका फिर से करेंगे तो उसका आएगा x की पावर 3 अपॉन में 6 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं भाई। 3 बार डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे, पहले कांस्टेंट का x आएगा, फिर x का एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, फिर एक्स क्यूब बाय 6 हो जाएगा अगर 2 को नीचे 3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टूडेंट इसको एक बार इंटीग्रेट करना बाकी, तो ये एक्स क्यूब बाय 6 हो जाएगा, इसका फर्दर इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 3x क्यूब बाय 6 आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, प्लस c। तो ये तो आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका pi आ गया। तो आपका सिंपल सोल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी एफ हमारा क्या था, तो सी एफ हमारा था स्टूडेंट्स 5 y माइनस 2x प्लस 5 y माइनस x। ये तो हमारा सी एफ था, प्लस ये पी आई लिख देते हैं। पी आई हमारा क्या है, या नीचे लिख देता हूँ x क्यूब बाय 6 एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट हमारी बात को समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बार थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करेंगे।
तो स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन देगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 6d डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स वाई। अभी भी ध्यान रखें इक्वल टू में एक्स वाई है। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो d की जगह m पुट करेंगे, d डैश की जगह 1 मान लेते हैं, -6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके रूट्स होंगे m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 2 जा -6 और 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने फैक्टर्स निकाले। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा दोनों में से और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से अगर मैं m कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा m-3 प्लस इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा m-3। इन दोनों से m-3 निकल जाएगा बाहर, तो m-3 मैंने कॉमन लिया तो इधर बचेगा m और इधर बचेगा 2, तो m प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे मेरे रूट्स कितने आ गए 3, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 2 रूट्स आ गए। अब मैं इसका सोल्यूशन यानी कि CF लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो CF आपको याद होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या होगा 5y प्लस m1x, तो मैं इसको m1 मान लेता हूँ, इसको m2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3x m की जगह 3 रख दिया m1 की जगह, प्लस 5y प्लस m2x, तो m2 की जगह क्या आ जाएगा -2 का x। तो ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे PI की स्टूडेंट्स। तो PI के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको डिनोमिनेटर लगा और जो राइट हैंड साइड में उसके साथ मल्टीप्लाई में कर दिया। आप क्या करेंगे डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आपको जो ठीक सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करा, या आप डी स्क्वायर कॉमन ले लें, बात बराबर ही है। तो स्टूडेंट ऐसा करने से क्या होगा, ये डी स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे डी अपॉन में डी स्क्वायर होगा तो 1/d बचेगा, यहाँ पे नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट 1 अपॉन में ये वाला डी स्क्वायर बाहर लिखा है, इसको अंदर ले जाऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज़। इस पूरे को उठा के ऊपर लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा PI इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर, इसको उठा के ऊपर ले गए, इसकी पावर -1 हो जाएगी, एक्स वाई अपनी जगह एज इट इज़। तो स्टूडेंट ये मेरा 1/a का काम कर रहा है और ये मेरा a का काम कर रहा है। आपको याद होगा हमें इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे 1/d स्क्वायर 1 माइनस n, तो n का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट -1 कर रहा है, और इंटू 1/a, तो 1/a का काम पूरा ये कर रहा है। तो यहाँ पे d डैश अपॉन में d माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम आगे एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x और y की पावर 1 है, मैं आपको जैसा बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट ऐसा भी आप याद रख सकते हैं कि जो भी पावर आप उसको यहाँ उठा के रख दें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिसे चाहे बाइनोमियल थ्योरम याद कर सकते हैं। दूसरी बार आपको एक्सपांड करने की ज़रूरत बहुत कम करने वाली है। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एक्स वाई लिखना मैं भूल गया था, माइनस माइनस प्लस, तो डी डैश अपॉन में डी, यहाँ पे प्लस आ चुका है तो माइनस का 6 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/d स्क्वायर एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई डी डैश अपॉन में डी एक्स वाई माइनस 6 डी डैश स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। डेल का मतलब क्या होता है डेल बाय डेल वाई, डेल डैश का मतलब होता है डेल वाई, तो इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो हम कर देते हैं 1/d स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स वाई एज इट इज़। इसका अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा 1/d, तो मैं यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, इसका कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो बचेगा x माइनस 6। आगे की बात करता हूँ, y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो y के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो x बचेगा, फिर यहाँ पे y बचेगा नहीं, तो मतलब ये टर्म तो 0 होने वाली है स्टूडेंट, ये टर्म तो 0 होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये 1/d स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या होगा x d स्क्वायर प्लस 1/d क्यूब x। अब आपको मालूम है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट, तो इसका क्या होगा 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन करूँगा तो x का पहली बार करूँगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे y का तो कुछ करना ही नहीं, y तो एज इट इज़, x का पहली बार करूँगा तो x²/2, दूसरी बार करूँगा तो x³/6। ठीक है स्टूडेंट, प्लस इसका 3 बार कर रहे हैं, x का 3 बार करोगे तो पहली बार x² बाय 2, तीसरी बार x³
बाय 3, चौथी बार x4/4, तो 2 3 4, तो x की पावर 4 अपॉन में 2.3.4। ठीक है स्टूडेंट, 3 बार इंटीग्रेट करने पर यह आंसर इसका आने वाला है। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, पी आई आ गया। इसको अब आपका इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, इक्वेशन का सोल्यूशन होता है z = CF प्लस पी आई। तो स्टूडेंट CF मेरे पास कितना आया था, CF मेरे पास आया था 5 1 y प्लस 3x प्लस 5 2 y माइनस 2x प्लस पी आई कितना आया, पी आई मेरे पास आया स्टूडेंट्स y x³/6 x4 अपॉन में 2 3 6, 6 4 24 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगले लेक्चर में मैं आपको अगला केस बताऊंगा, उसके क्वेश्चन करना बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, और शेयर करके एनकरेज करें। थैंक यू सो मच।